इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। इनकी सरगर्मियों के बारे में अखबारात में बहुत कुछ छपता रहता है। आसार बताते हैं कि ये लोग इसी तरह दिल जमे से काम करते रहे तो लोग इनके नाम पर आंखें बंद करके एहतियात देना शुरू कर देंगे। पहले इन्होंने बेलिबास लोगों को लिबास फराम करने के नारे से इब्तिदा की थी। पुराने कपड़े जमा करके मौसमी जरूरियात के मुताबिक जरूरतमंदों तक पहुंचाते थे। अब खुराक और घर की मुरम्मत के लिए इमदाद भी फराम करते हैं। सूबा सरहद के सरहदी इलाकों में ह्यूमन सोसाइटी का नाम बहुत कदर मंजिलत रखता है। इन्होंने बर्फानी तूफान के दिनों में बेखानुमा अफगान मुहाजिरीन और कबायलियों के लिए बहुत काम किया था। वो खामोश हो गया। मैंने कहा रुकने की जरूरत नहीं, जो कुछ याद आता है दोहराते चले जाओ। मेरी ये सब बातें नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे ज़हन में ये नाम क्यों आया है। लाहौर में कई ऐसी बदनाम NGOs हैं जिन पर बराह रास्त हाथ डाला जा सकता है। जो बदनाम है वो सबके सामने है। देखना यह है कि नेक नामी की आड़ में कोई घनौना खेल न खेला जा रहा हो। चौधरी अजमत और मलिक इकबाल इस सोसाइटी के रूह रवा हैं। दोनों तिजारत पेशा हैं। चौधरी अजमत पहले से आसूदा हाल था। उसने अपने पैसे से ये नेक काम शुरू किया था। मलिक इकबाल उसका दोस्त है। उसकी माली हैसियत कमजोर थी। इन दिनों वो बाला कहलाता था। अब वो भी फल फूल रहा है। कहा जाता है कि ह्यूमन सोसाइटी के कामों की खैर बरकत से उसका कारोबार भी चमक उठाए। ये लोग कोई सरकारी ग्रांट नहीं लेते, निजी एहतियात से काम चलाते हैं। बाहर से इन्हें कोई माली इमदाद मिलती हो तो मैं इससे लाइल्म हूँ। ये दोनों अब्दुस्तार एदी के बहुत मद्दाह हैं। तुम बता रहे थे कि ह्यूमन सोसाइटी सरहदी इलाकों में ज्यादा मकबूल है। यहाँ शायद इनका काम कम है। ह्यूमन सोसाइटी की दाग बेल लाहौर में डाली गई थी। इसका हेड ऑफिस भी यहाँ है, मगर इनका काम सरहदी इलाके में ज्यादा होता है। तुम्हें यह बात अजीब महसूस नहीं होती कि ये अपने शहर के गरीबों और जरूरतमंदों को छोड़कर इतनी दूर काम कर रहे हैं? कभी गौर नहीं किया शायद इस इलाके को तरजीह देने का सबब वहाँ का मौसम और बेरोजगारी की शरह हो। मुझे ये लोग दिलचस्प नजर आ रहे हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा मवाद जमा करना चाहता हूँ। शायद इस काम में कोई दुश्वारी ना हो। जो कुछ मिल जाता है वो मैं शाम को होटल पहुंचा दूंगा। उसने इत्मीनान से कहा। उसने शाम की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी जो बहुत तवील दुरानिये का अहाता करती है। इसे 8 बजे के बाद का वक्त देखकर मैंने फोन बंद कर दिया। रिसीवर रखते ही फोन की घंटी बजने लगी। ऑपरेटर ने बताया कि जलाल हमारी लाइन फारिग होने के इंतजार में काफी देर से होल्ड पर था। इसे 2 मरतबा आंख मचोली हो चुकी थी। वो होटल आया तो हम दोनों गायब थे। मैंने उसे फोन किया तो वो दफ्तर में नहीं था। वो फौरी तौर पर मुझसे मिलने का ख्वाहा था क्योंकि रात की परवाज से वो इस्लामाबाद वापस जा रहा था। मैंने किसी पसो पेश के बगैर मुलाकात पर आमादगी जाहिर कर दी। सिलसिला चल पड़ा है। खजाला ने मानी खेज लहजे में कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि अब कुछ न कुछ होकर रहेगा। हम लाहौर आए हैं तो बेकार नहीं बैठ सकते। हमें हाथ पैर मारने की जरूरत है। कोई ना कोई नतीजा जरूर बरामद होगा। मुझे खुशी है कि तुमने फरजाना के साथ बाजार जाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। एक काम की बात लेकर वापस आई हो। थोड़ी देर में जलाल आ जाएगा। आप उसे ऊपर बुलाएंगे या नीचे जाकर मिलेंगे? उसने वाल कलाक पर नजर डालकर पूछा। नीचे मिलना मुनासिब नहीं होगा। आजादी से बात नहीं हो सकेगी। मैं उसे ऊपर बुलाऊंगा। तारुफ होने के बाद तुम कुछ देर के लिए नीचे चली जाना। होटल से बाहर निकले बगैर तुम अपना वक्त गुजार लोगे। हम तखलिये में जरा खुलकर बात कर सकेंगे। ह्यूमन सोसाइटी के बारे में उससे बेजिक्र करेंगे? खजाला ने सवाल किया। नीमदिली से कोई काम मुकम्मल नहीं होता। जिस काम में हाथ डालो अपने पूरे वसाइल के साथ डालो। मैं उससे तज़किरा जरूर करूंगा। कुछ मालूम हो या ना हो तो जब तो खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि उससे दूसरी मुलाकात की नौबत ना सके। उसने अपने बैग की जिप खोलकर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्टों वाला लिफाफा मेरे हवाले कर दिया। जलाल ने होटल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। शायद उसकी वजह यह थी कि होटल शहर के मरकजी इलाके से बहुत करीब वाक़ था। इंटरकॉम पर अपनी आमद की इत्तला देकर वो लिफ्ट के जरिए ऊपर आया तो मैं उसके इस्तकबाल के लिए कमरे के दरवाजे पर मौजूद था। तुम्हारा चेहरा तो वाकई बिगड़ा हुआ है। उसने आते ही तहय्युर ज़दा आवाज में तबसरा किया और गले लग गया। ये 2-4 दिन में कैसे ठीक हो जाएगा? देखते रहो। कुव्वते इरादे भी कोई चीज है। ये मजबूत हो तो एक मरतबा मुर्दा भी बिस्तर से उठ खड़ा होता है। वो मेरे साथ कमरे में आ गया। उसने मुहज्जब अंदाज में गजाला को सलाम किया तो उसकी निगाहों में तजस्सुस था। वो हम दोनों से मिल चुका था और वीरा का मुतलाशी था। एनकावेल 2-3 दिन बाद लाहौर आएगी। मैंने उसके किसी सवाल से पहले दबी दबी मुस्कुराहट के साथ उसे आगाह किया। फिलहाल वो कराची में है। आप दोनों बातें करें, मैं नीचे से होकर आती हूँ। गजाला ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। जा ही रही हो तो रूम सर्विस वालों से चाय और कुछ लवाजम के लिए कह देना। मैंने उसे हदायत की और वो कमरे से निकल गई। फोन पर मैं अंदाजा नहीं कर सका था कि तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा मुतासिर हुआ होगा। वो गौर से मेरा जायजा लेते हुए बोला, तुम्हारे साथ खासी ज्यादती हुई है? इसका कोई गम नहीं है। इन दोनों को मेरे जख्मों की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ी थी।
मुझे तुम्हारी तरफ से हर आन धड़का लगा रहता है। उसने सिगरेट लगाकर नासिहाना अंदाज में कहा। हर काम में बेधड़क कूद पड़ते हो। तुम्हें अपनी कदरों कीमत का अंदाजा होना चाहिए। मारधाड़ से बचने के लिए तुम्हें हर वक्त एक दो मुहावजों के साथ चलना चाहिए ताकि ऐसे वाकयात का आदा न हो। भाई, मैं मारुति से मिलकर अस्पताल से लौट रहा था। मुझे क्या खबर थी कि वो हरामजादे मेरी घात में बैठे हुए होंगे। अब इसे दोहराना बेसूद है। इस वार्निंग के बाद तुम्हें मोहतात हो जाना चाहिए। लाओ, तुम्हारे पासपोर्ट वगैरह कहाँ हैं? मैं लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने लिफाफा खोलकर तीनों पासपोर्टों का जायजा लिया और उन्हें दोबारा लिफाफे में डाल लिया। ये मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दूसरे काम हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से रवानगी की मोहर तुम्हारे प्रोग्राम के मुताबिक लगेगी। इसमें फर्क हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। इस बारे में मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा। ये बताओ कि कराची की क्या खैर खबर है। वो मरदूद शख्स पकड़ा गया। एक कंपनी में दरबान है। उसके पास वही घिसी पिटी कहानी है। उसे एक थैला 24 पेटियों में पहुंचाने के लिए 1000 रुपए दिए गए थे। थैला देने वाला उसके लिए अजनबी था, फिर भी लालच उसे ले डूबा। यह लालच उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हैरत है कि बार बार के ऐलानात के बावजूद लोग ऐसे जाल में आ जाते हैं। बज़ाहिर उसका बयान दुरुस्त नजर आता है, मगर उसका जुर्म इतना संगीन है कि वो बदतरीन सजा का हकदार बन चुका है। उसे बाज़पुरस अब भी जारी है। मैं जानना चाहता हूं कि उसे थैला देने वाला कौन मकामी था या कोई एजेंट। ये नुक्ता साफ हो तो भारतीयों के अज़ाइम का अंदाजा हो सकेगा। हमारे लिए उनके अज़ाइम कभी नेक नहीं हो सकते। वो बगल में छुरी रखकर मुंह से राम राम करने वाले लोग हैं। जब भी मौका मिलेगा वार कर गुजरेंगे। ये पर्चा एहतियात से रख लो। उसने अपनी जेब से एक कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस पर इन तीनों के फोन नंबर और पासवर्ड लिखे हुए हैं। वो अपने नाम और ठिकाने बदलते रहते हैं। तुम दिल्ली पहुंचकर इनसे राब्ता करोगे तो बकिया मालूमात वो खुद फराम कर देंगे। नाम और ठिकाने बदलते रहते हैं तो फिर ये फोन नंबर भी बदलता रहता होगा। मैंने एतराज किया। पासवर्ड 3 है, नंबर 1 है। ये इनके राब्ते का आदमी है। जलाल ने पहलू बदलकर वजाहत की। इनमें से कोई मौजूद ना हुआ तो वो शख्स तुम्हें वक्त दे देगा। तुम मुकर्रर वक्त पर दोबारा फोन करोगे तो तुम्हारे मतलूबा आदमी से बात हो जाएगी। 3 की बजाय 1 ही नाम होता तो ज्यादा बेहतर होता। मैंने वो रुक्का अपनी जेब में रखते हुए कहा। हो सकता है कि काम या किसी खतरे की वजह से उनमें से कोई दस्तयाब ना हो। ऐसी सूरत में तुम्हारे पास मुतबादिल राब्ता मौजूद रहेगा। एक नाम हुआ तो उसके जेर जमीन होने की सूरत में तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये तीनों हमारे बेहतरीन आदमी हैं। मैं किसी एक ही से राब्ता रखूंगा। मैंने उसका मफहूम समझ लेने के बाद कहा। वो किसी वजह से राब्ते में ना आ सका तो मुतबादिल के बारे में सोचूंगा। यह तुम्हारी मर्जी और सहूलत पर मुनहसर होगा। वो तीनों एक गुंदी हुई टीम की तरह काम करते हैं। तुम्हारे साथ रहकर निखर जाएंगे। जाने से पहले हम इनके बारे में फिर बात कर लेंगे। तुम ये बताओ कि ह्यूमन सोसाइटी के बारे में क्या मदद कर सकते हो। तुम्हें अचानक ह्यूमन सोसाइटी क्यों याद आ गई? उससे गौर से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मेरे जवाब देने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई और रूम सर्विस का वेटर चाय की ट्रेज संभाले हुए अंदर आ गया। चाय सर्व होने तक हम दोनों खामोश रहे। वेटर अपना काम खत्म करके चला गया तो मैंने कहा, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में मैंने तुमसे कुछ पूछा था और मैंने इसमें तुम्हारी दिलचस्पी का सबब जानना चाहा था। उसने चाय का एक घूंट लेकर उसी संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें मालूम है कि मैं खिदमत का कायल हूँ। ये लोग बहुत करीने से काम कर रहे हैं। मैं खुद भी ऐसी कोई तंजीम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। डैनी, उसने शिकायती लहजे में कहा, मुझे घिसने की कोशिश मत करो यार। फ्रीडम इंटरनेशनल और सहरा के बाद ह्यूमन सोसाइटी तुम्हें क्यों याद आ रही है? यहाँ बेकार बैठा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ करता रहूँ तो वक्त आसानी से गुजर जाएगा। फिलहाल इनकी तशहीरी मुहिम ने मेरी तवज्जो इस नाम की तरफ मबजूल कराई है। मैं इनका लिटरेचर तुम्हें भिजवा दूंगा। फुर्सत के औकात में पढ़ डालना। मैं महसूस कर रहा हूँ लाहौर पहुंचने के बाद तुम्हारी तरजीहात यकायक बदल गई हैं। अमेरिकी और भारतीय साजिशों को भूलकर तुम छोटे छोटे मकामी मामलात की तरफ तवज्जो दे रहे हो। कल जाली शनाख्ती कार्डों का जिक्र ले बैठे थे, आज ह्यूमन सोसाइटी में दिलचस्पी ले रहे हो। जलाल के लबो लहजे से मैंने अंदाजा लगा लिया कि अव्वल खान की तरह वो भी मुझे नए मामलात में मुलव्विस होने से रोकना चाह रहा था। ह्यूमन सोसाइटी के बारे में उसके कुछ शुबहात थे तो वो खुद इन पर काम कर रहा था। अपनी मकामी सरगर्मियों में मुझे हिस्सेदार बनाने पर आमादा नहीं था। जिस दिन उसने मेरी जुबान से भारत जाने का जिक्र सुना था, उसकी अवलीन ख्वाहिश थी कि मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान को खैरबाद कहकर भारत चला जाऊं। कराची में होने वाले धमाके ने उसकी ख्वाहिश में शिद्दत पैदा कर दी थी। हमारे मफादात इतने मुश्तरक और यकसां थे कि हम सारी रात भी बातें करते रहते तो मौज़ूआत खत्म न होते। लेकिन इसे इस्लामाबाद वापसी की फिक्र थी। रवानगी से पहले उसे कुछ लोगों से मिलना था। फोन पर बाकायदा राब्ता रखने का वादा करके वो थोड़ी देर बाद रुखसत हो गया। उससे बात करके मुझे ये मालूम हो गया था कि ह्यूमन सोसाइटी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए भी अजनबी नहीं थी और वो लोग किसी मजबूत जवाब के बगैर किसी फर्द या इदारे में दिलचस्पी नहीं लेते थे। जलाल की वापसी के चंद मिनट बाद गजाला कमरे में लौट आई। उसका मिजाज वीरा की तरह जारिहाना नहीं था।
वो होती तो आते ही मेरी और जलाल की मुलाकात के बारे में अपनी जिरा का आगाज कर देती, लेकिन गजाला को इस बारे में कोई तजस्सुस नहीं था। उसे मालूम था कि जो बात ज़रूरी होगी वो मैं खुद ही उसे बता दूंगा, और मैंने उसके सब्र का इम्तिहान लिए बगैर उसे अपनी और जलाल की पूरी गुफ्तगू से आगाह कर दिया। अगर वो लोग कुछ काम कर रहे हैं और आपको ह्यूमन सोसाइटी से दूर रखना चाहते हैं तो फिर आपको अलग ही रहना चाहिए। गजाला ने सादगी से मशवरा दिया। 2 समतों से काम किया गया तो कोई गड़बड़ भी हो सकती है। उसने मुझे किसी बात से नहीं रोका। ये नतीजा मैंने खुद अखज़ किया है। वो कहकर गया है कि इस्लामाबाद से मुझे इनका लिटरेचर भिजवाएगा। मैंने दानिस्ता इस मौजू को अधूरा छोड़ दिया था कि उसे मजीद नसीहतें करने का मौका ना मिल सके। वो कुछ काम कर रहा था तो उसका फर्ज था कि मुझे खुलकर बता देता। मैंने हमेशा उसे अदमाद में लेकर काम किया है। आप में और उसमें फ़र्क है। गजाला मुस्कुराते हुए बोली, आप फ्रीलांसर हैं और वह अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के सामने बेबस है। अपने वादे के मुताबिक खालिद ठीक 8 बजे पहुंचा। मैंने उसे भी ऊपर बुला लिया। उसकी मौजूदगी में गजाला को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। उसने आते ही ह्यूमन सोसाइटी के मुख्तलिफ किताबचों से भरा हुआ लिफाफा मेरे सामने रख दिया। ये इनके दावे हैं, इन्हें बाद में देखूंगा। ये बताओ कि तुमने क्या मालूमात जमा की हैं। मैं लिफाफे का सरसरी जायजा लेकर उसे वापस कर दिया। इनके कामों में ट्रांसपोर्ट की बुनियादी अहमियत है। मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों का बेड़ा अहतियात जमा करने के लिए हर वक्त फाल रहता है। छोटी बड़ी देही और शहरी आबादियों से अहतियात जमा करके ह्यूमन सोसाइटी के मरकजी दफ्तर और गोदाम में पहुंचाए जाते हैं। पास इन्हें मंजिल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। दही इलाकों से मिलने वाली एहतियात की मालियत ज्यादा नहीं हो सकती। पाकिस्तान की बेशतर दही आबादी गुर्बत की सतह से भी नीचे जिंदगी बसर करती है। ऐसे लोग खुद मदद के मुस्तहिक होते हैं। वो दूसरों के लिए क्या दे सकेंगे। अहले सरवत जमींदारों के लिए ह्यूमन सोसाइटी से ज्यादा अहम उनके भारी और किसान हैं। वो इनकी देखभाल पर खर्च करते होंगे। हो सकता है कि वो खास तौर पर देहात ना जाती हूँ, शहरों के दरमियान पड़ने वाली आबादियों को खंगाल लेती हूँ। गजाला ने राय थी और यह तमाम तर इमदाद पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों के लिए रवाना कर दी जाती है। मैंने खालिद की आंखों में देखते हुए पूछा, इसका दावा वो खुद करते हैं और हकायक भी यही जाहिर करते हैं। खालिद ने पूरे खलूस से कहा, इस तंजीम में असल किरदार किसका है? तुमने इस बारे में 2 नाम बताए थे। चौधरी अजमत असल करता धरता है, मलिक इकबाल उसका दस्ते रास्त। अपने कारोबार के बाद वो सारा वक्त सोसाइटी को देते हैं। चौधरी अजमत का असल कारोबार क्या है? मेरे ज़हन में सवालात उमड़ने लगे थे। ऑटो पार्ट्स की 2 बड़ी दुकानें हैं। बेशतर माल बाहर से खुद दरामद करता है। इकबाल का भी यही काम है, मगर वो अजमत से माल लेकर बेचता है। ह्यूमन सोसाइटी की आमदनी के दीगर जराए क्या है? एहतियात के सिवा कोई दूसरी मद नहीं है। लोग बाहर से भी रकमें भेजते हैं, मगर वो छोटी होती हैं। बाहर से कभी कोई बड़ी रकम नहीं आई। ये मानने वाली बात नहीं है। गैर मुल्की इदारे तरक्की पजीर मुल्कों में ह्यूमन सोसाइटी जैसे इदारों की तलाश में रहते हैं और अपने मफादात के लिए इनमें भारी सरमायाकारी करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन और फ्रीडम इंटरनेशनल की मिसाल हमारे सामने है। हो सकता है कि ऐसी रकमें अजमत को मुल्क से बाहर अदा की जाती हूँ। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब अजमत के ज़ाती वसाइल बहुत पीछे रह गए हैं। ह्यूमन सोसाइटी का बजट बहुत बड़ा है। मैं इन मामलात को किसी और जाविये से देख रहा हूँ। मेरे लिए अहम तरीन तुक्ता यह है कि अजमत को सरहदी कबाइल और अफगान मुहाजिरों से क्या दिलचस्पी है। वो आम दुनियादार इंसान है। निजी माफलों में पीने पिलाने से भी गुरेज नहीं करता, लेकिन लोग उसके कामों की वजह से उसकी बहुत इज्जत करते हैं। इस मुअम्मे का हल आज़ाद निजी कबाइल में मिल सकता है, या फिर चौधरी अजमत कुछ बताएगा। इसका घर कहाँ है? मेरे सवाल पर खालिद चौंक पड़ा। दफ्तर समनाबाद में है, रहाइश मॉडल टाउन में। क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंच चुके हो? नतीजे पर पहुंचने के लिए चौधरी अजमत से एक मुलाकात नागुज़ीर हो चुकी है। हो सकता है कि इस मुलाकात में तुम्हारे सवाल का जवाब भी सामने आ जाए। मेरे सवाल का जवाब? खालिद की आवाज़ तहय्युर ज़दा थी। मेरा सवाल तो हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के बारे में था। इसका ह्यूमन सोसाइटी से क्या ताल्लुक निकल आया? अभी मैं खुद इस बारे में पुरयकीन नहीं हूँ। मेरे ज़हन में सिर्फ एक इम्कान सर उभार रहा है। मेरी जुबान से वो इंकिशाफ सुनकर गजाला भी हैरत से उछल पड़ी थी। अगर तुम ड्राइवर के तौर पर हमारा साथ देने पर आमादा हो तो हम इसी वक्त चौधरी अजमत से मिलेंगे। चंद सानियों के सकूत के बाद मैंने कहा, वो इन चक्रों में मुलव्विस है तो किसी तैयारी के बगैर वहां जाना खतरनाक नहीं होगा। खालिद ने झिझकते हुए पूछा, मैं ऐसे आजलाना इकदाम का मशवरा हरगिज नहीं दूंगी। गजाला ने बेसब्री से उसकी हमदवाई की। हम वहां लड़ने मरने नहीं जा रहे। मैंने मुस्कुराते हुए उसे यकीन दिलाया। हम उसी अखबार के लिए इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। वो शोहरत का भूखा है तो फौरन आमादा हो जाएगा, वरना हम घर आकर कुछ और सोचेंगे। अखबारी नामानिगारों के बाकायदा शनाख्ती कार्ड और विजिटिंग कार्ड होते हैं। इस वक्त कहाँ से पैदा होंगे? गजाला ने पूछा। ये खालिद का दर्द सर है। इनका बंदोबस्त ना हो सका तब भी हम कोशिश जरूर करेंगे। कह सकते हैं कि उजरत में सब कुछ ब्रीफ केस में रह गया। अगर तुम इस मुलाकात का फैसला कर चुके हो तो मुझे इसमें कोई उज़र नहीं, लेकिन फौरी तौर पर कार्ड्स वगैरह का बंदोबस्त नहीं हो सकता। खालिद ने मुआज़त खाना लहजे में कहा।
हम तीनों कुछ देर तक इस बारे में तबादला ख्याल करते रहे। इन दोनों के ज़हनों में कई उलझने और मुतअद्दिद सवालात थे। इनके इत्मीनान के बाद हमने होटल का कमरा छोड़ दिया। हमारे पास अपनी पेशावराना शनाख्त के लिए सादा कागजों के पैड और कलम पेंसिल के सिवा कुछ नहीं था। होटल से मॉडल टाउन का फासला बहुत ज्यादा नहीं था। ट्रैफिक की बेहंगम भीड़ के बावजूद खालिद ने आधे घंटे में हमें चौधरी अजमत के घर के सामने पहुंचा दिया। वो एक खूबसूरत 3 मंजिला मकान था, लेकिन उसका जमीनी रकबा चौधरी अजमत के रुतबे के शयाने शान नहीं था। तकरीबन 400 गज पर बने हुए इस मकान में एक से ज्यादा गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश तक नहीं थी। मकान के फाटक पर कोई दरबान था न चौकीदार। मैं गजाला को साथ लेकर वहां तक पहुंचा, लम्हा भर के लिए झिझका और फिर डोर बेल का बटन दबा दिया। किसी अंदरूनी हिस्से में घंटी का मुतरन्नम शोर गूंजते ही मैंने बटन से उंगली हटा ली। हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ा, फिर पुख्ता फ्रिज पर कदमों की आहट सुनाई दी जो फाटक तक आकर रुक गई। अंदर आहिनी खटका खुलने की तेज आवाज के साथ ही जैली खिड़की खुल गई। खिड़की खुलने के नतीजे में पैदा होने वाले रोशन खला में मौजूद निस्वानी पैकर को देखते ही मेरी खोपड़ी चकरा गई। वो जहांगीर की बीवी सलमा थी और हमें यूं अचानक अपने दरवाजे पर देखकर हैरत और बेयकीनी की अजीब सी कैफियत से दो चार हो गई थी। तुम दोनों यहाँ लाहौर में? सलमा के होंठों से सरसराती हुई तहज्जुर ज़दा आवाज बरामद हुई, जिससे बेअतबारी मुतरशा थी। अंदर से आने वाली रोशनी बराह रास्त मेरी आंखों पर पड़ रही थी, इसलिए मैं उसके चेहरे के तासुरात वाज़ेह तौर पर नहीं दे सका। हमारी वो मुलाकात सलमा के लिए जिस कदर हैरान कुन थी, हमारे लिए भी इतनी ही गैर मुतवक्का थी। मैं ज़हनी तौर पर चौधरी अजमत से मुलाकात की तैयारी करके इस दरवाजे पर पहुंचा था, मगर किसी अजनबी चेहरे की बजाय सलमा को वहां देखकर भौंच कर रह गया था। फौरी तौर पर हम दोनों में से कोई भी सलमा के सवाल का जवाब नहीं दे सका। हैरत और बेयकीनी ने हमें आर्जी तौर पर मफलूज कर रख दिया था। शायद कराची एयरपोर्ट पर कुदरत ने जहांगीर को हमारी तरफ धकेला था। हमें उसकी जुबानी पता चल चुका था कि सलमा हमारे साथ एक ही त्यारे से लाहौर जा रही थी। हमने उसे रवानगी के लाउंज में बोर्डिंग के इंतजार में बैठे हुए भी देखा और उसे बचकर फर्स्ट क्लास लाउंज में चले गए। दुराने परवाज हमने दानिस्ता इकानमी क्लास का रुख नहीं किया। यूं हम सलमा से सामना किए बगैर अपने होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद जब खालिद ने गजाला को अपनी बीवी के साथ लाहौर के बाजारों की सैर के लिए भेजने का इरादा किया, तो गजाला ने बहुत शिद्दत से सलमा को याद किया। वो इसे मुलाकात का उज़र पेश करके लाहौर के बाजारों की खाक छानने से गुलू खलासी हासिल करना चाहती थी, मगर मजबूरी ये थी कि हम सलमा के पते से लाइल्म थे। लाहौर जैसे बड़े शहर में बाहर से आए हुए किसी मेहमान का सुराग निकालना मुमकिन नहीं था। शायद वो हमारे लिए कुदरत के इशारे थे जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया। जहांगीर से मुलाकात होती हमें समझ लेना चाहिए था कि हमारे सफर में सलमा का कोई ना कोई किरदार जरूर था, मगर हम वो लम्हात गंवा चुके थे। हम चौधरी अजमत से मिलने आए थे। मकान की डोर बेल बजाने से पहले मैंने पूरा यकीन कर लिया था कि वो इसी का घर था। उसके बारे में मेरे जहन में बहुत से शुबहात रेंग रहे थे, जिनका अजाला इससे मुलाकात के बाद ही हो सकता था, मगर सलमा ने इस मरहले पर अचानक हमारे सामने आकर वो सब कुछ दरहम बरहम कर दिया था। मेरा जहन मौफ था, मगर इस अजीबो गरीब इत्तेफाक पर मेरी छठी हिस्स ने खतरे का नारा लगा दिया था। मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि सलमा की इस घर में मौजूदगी का उकदा हल होने से पहले चौधरी अजमत का नाम लेना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम हमारा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई हो। मेरे कुछ बोलने से पहले गजाला ने मुस्कुराते हुए शिकवा किया। हमें इज्जत से घर में बिठाओगी या यहीं खड़े खड़े हर बात का जवाब लेना चाहोगी? सलमा सटपटा कर एक तरफ हटके। आओ अंदर आ जाओ। तुम लोग कराची में रहते हुए बहुत कम मेरे घर आते हो। तुमको यहाँ देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हुई हूँ? चौधरी अजमत के घर की हदूद में कदम रखते हुए मैं इब्तदाई ज़हनी झटके से बड़ी हद तक संभल चुका था। दिल को दिल से राह होती है तो सब कुछ हो जाता है। कराची एयरपोर्ट पर जहांगीर से हमारी मुलाकात हुई थी। उसने सलमा ने सर झटकर एक अदा से मेरी तरफ देखा और मेरी बात काटते हुए बोली, तुम्हें पहले से मालूम था, फिर भी तुम जहाज पर मुझसे नहीं मिले। मैं कराची से यहाँ तक अकेली बोर होती हुई आई हूँ। मिलजुल कर बाजमात बोर होने से बेहतर है कि आदमी अकेला बोर हो ले। मेरे ज़हन में अचानक जम जाने वाली बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए खुशदिली से कहा, हम बिजनेस क्लास में थे और सच पूछो तो दौरान परवाज जानबूझकर तुमसे छुपे रहे। हम लाहौर में अचानक सामने आकर तुम्हें हैरान कर देने का प्रोग्राम बना चुके थे और शायद अपने इस मंसूबे में कामयाब रहे हैं। सलमा का चेहरा खिल उठा। बाज़-औक़ात तुम ऐसी हरकतें कर गुजरते हो कि अपनी असल उम्र से बहुत पीछे नजर आने लगते हो। जो होना था वो हो गया। ये बताओ कि तुम दोनों कहाँ ठहरे हुए हो? अभी चलकर अपना सामान यहीं उठा लाओ। पहले अंदर ले चलो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। मैंने मकान की बैरूनी आराइश का सरसरी जायजा लेते हुए बात टाल दी। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसके दरो दीवार से मकीनों की इमारत और खुशहाली झलक रही थी। मुख्तसर सा रास्ता तय करके हम बरामदे से ड्राइंग रूम में पहुंच गए। चौधरी अजमत के घर की तरह इसका ड्राइंग रूम भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसके आराइश में दिल खोलकर पैसा सर्व किया गया था। कालीन, सोफे, पर्दे, छोटी मेजें सब मुंह से बोल रही थीं। नफीसो नाजुक सजावटी अशिया चांदी, बलोर और क्रिस्टल से बनी हुई थी।
सलमा ने कमरे में फैली हुई धीमी रोशनी का अजाला करने के लिए फानूस रोशन किया तो छत से लटके हुए सैकड़ों क्रिस्टल जगमगा उठे। इनके नीलगू इनेकास की वजह से रोशनी गैर मामूली हद तक तेज थी। हम दोनों में से कोई दहकानी नहीं था जो मुंह फाड़ कर सरवत और अमारात के इस मुजाहरे को देखने में महव होकर सब कुछ भूल जाता। मैंने दिल ही दिल में एतराफ़ किया कि कुदरत ने चौधरी अजमत को दौलत से नवाजा था तो उसे दौलत बरतने का सलीका और करीना भी दिया था। वो जो भी रहा हो उम्दा ज़ौक़ ज़रूर रखता था।